हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। वीडियो में सबसे पहले आपको 1 मिनट में कल के करंट अफेयर का रिविजन कराया जाएगा। उसके बाद आज के टॉप 10 करंट अफेयर की बात की जाएगी। फिर पिछले साल के करंट अफेयर का भी हम लोग रिविजन करेंगे, बीच में ही 10 क्वेश्चन का। और फिर एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 में पूछे गए जीके के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। और लास्ट वाला सेगमेंट होगा अपना आज का सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन से कल का क्विकली रिवीजन करते हैं। केरल सरकार ने लड़कियों को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दे दी है। और वहीं मुकेश अंबानी ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर है। इसके अलावा मैड्रिड स्पेन में फितूर 2023 नाम से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया गया है। पीएम मोदी पर बीबीसी द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और अभी हाल में तेलंगाना राज्य की अरुणा मिलर ये अमेरिका में मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय महिला लेफ्टिनेंट बन गई हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में कांगेर नेशनल पार्क में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में प्रवीण शर्मा नियुक्त किए गए हैं। और मध्य प्रदेश के भोपाल में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। और तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक लिमिटेड इस बैंक को सर्वश्रेष्ठ स्मॉल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बहुत ही फेमस सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाबेन शोभचंद शाह जी का निधन हो गया है। ये दमन और दीव में सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर की बात करेंगे। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस झांकी का प्रदर्शन करेगी? तो इंडियन नेवी ने अनाउंसमेंट किया है कि वो गणतंत्र दिवस की झांकी पर आत्मनिर्भर भारत और नारी शक्ति विमेन पावर इन 2 प्रकार की झांकियों का प्रदर्शन करेगी। देखो दोस्तों, जो गणतंत्र दिवस होता है ना, गणतंत्र दिवस पर विभिन्न प्रकार के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें मैक्सिमम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी अपनी झांकियां निकालते हैं। इसके अलावा देखो सेना जो है वो भी निकालती है झांकी। तो भारतीय नौसेना ने अनाउंस किया है कि वो आत्मनिर्भर भारत को लेकर के और नारी शक्ति को लेकर के अपनी झांकी प्रदर्शित करेगी। पिछले 2 बार से उत्तर प्रदेश की झांकी जो है ना, ये पुरस्कार जीत रही है। उत्तर प्रदेश की झांकी ये अवार्ड जीत रही है। जब ये समारोह संपन्न होता है तो जिसकी झांकी सर्वश्रेष्ठ रहती है उसको अवार्ड भी दिया जाता है। तो पिछले 2 बार से टॉप पर उत्तर प्रदेश की झांकियां रह रही हैं। यहाँ पर इंडियन नेवी के बारे में अगर जानोगे आप कि कौन सी झांकी रहेगी, तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने बताया हुआ है कि ये देखो विमेन एम्पावरमेंट को दिखाएंगे, साथ ही साथ में आत्मनिर्भर भारत, भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि अपने पास कलवरी क्लास, नीलगिरी क्लास, ये सब तो है ही है। साथ ही साथ पिछले साल हम लोगों ने आईएनएस विक्रांत लॉन्च किया। आईएनएस विक्रांत 2022 में देश को सौंपा गया, इंडियन नेवी को सौंपा गया, जो कि भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर था। तो अब उस चीज को यहाँ पर इंडियन नेवी जो है ये दिखाएगी अपनी झांकी में। और देखना है अब अवार्ड कौन जीतता है। अच्छा, पिछली बार हम लोगों ने भारतीय नौसेना का नया फ्लैग भी देखा था। ठीक है, नया फ्लैग भी जारी किया गया था जिसमें ब्रिटिश कॉलोनियल का जो सिंबल है वो हटाया गया, क्रॉस वाला। चलिए, फिलहाल नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार और भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को। आगे बात करते हैं। भारत ने किस देश में खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान किया? तो भारत ने दोस्तों मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचों के लिए $40 मिलियन की सुविधा को प्रदान किया है। अब इस $40 मिलियन का यूज करके मालदीव में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, इंडिया एक्सटेंड्स $40 मिलियन फॉर बॉल स्ट्रिंग स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन मालदीव। तो इसको एस जयशंकर जी ने किया है, कहा है, अनाउंस किया है, जो कि एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं अपने। तो अब उसके तहत फिट इंडिया, खेलो इंडिया, पड़ोसी पहले, ये सभी नीति को भी बढ़ावा मिलेगा और वहां पर स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सकेगा। मालदीव आया है, चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में मालदीव है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ पर आप नीचे आओगे साउथ में, तो साउथ में ही आपको एक देश दिखेगा मालदीव। बहुत ही छोटी कंट्री है। यहाँ पर देखिए, तो भारत का पड़ोसी देश इसे भी कहते हैं मालदीव। ये रहा मालदीव की जो कैपिटल होती है ये होती है माले। ठीक है, इसकी कैपिटल होती है माले, मालदीव की। यहाँ की करेंसी होती है मालदीवियन रुपया और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। कौन? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है केरल। पिछले दिनों में केरल से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी कल मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स रिवाइज कराए थे दोबारा से। चलिए तो फिलहाल एक और ऐड कर लीजिए उसमें, आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज यानी कि बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। बेसिक डॉक्यूमेंट्स बोले तो जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, लाइसेंस किसी चीज का, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। यहाँ पर देख पाओगे आप बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, चुनाव पहचान पत्र, वोटर आईडी, ठीक है, बैंक खाते, स्वास्थ्य बीमा, ये सभी बुनियादी जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनकी जो सुविधाएं होती हैं ये प्रोवाइड की गई हैं आदिवासियों को। केरल के वायनाड में, जो कि आदिवासी वाला इलाका भी है थोड़ा बहुत, तो वहां पर इनको दिया गया है, ये बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। और ये किसके तहत? इसके लिए एक अभियान इन्होंने शुरू किया है, एबीसीडी अभियान, एबीसीडी अभियान कैंपेन, ठीक है। एबीसीडी बोले तो अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट। देखो ए बी सी डी, ठीक है, तो एबीसीडी नाम का एक अभियान इन्होंने शुरू किया। किसने? केरल प्रशासन ने। और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए। इसके अलावा डिजी लॉकर में उनका सबका अकाउंट्स ओपन करके डिजी लॉकर में भी ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए। मतलब वो जहां भी रहेंगे उनके साथ उनका डॉक्यूमेंट रहेगा, कभी भी कहीं भी वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? अब दोस्तों केरल की बात आई है तो केरल के बारे में तो मैं आपको पिछले कई दिनों से लगातार बता रहा हूं। तो आज आपकी बारी है। आज आप कमेंट करके बताओ मुझे कि केरल से रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर का पॉइंट्स आपको याद है। अभी कल ही मैंने आपको डिटेल में बहुत सारी चीजें बताई हुई थी, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो न्यूजीलैंड के दोस्तों अब नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे क्रिस हिपकिंस। कौन? क्रिस हिपकिंस। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, क्रिस हिपकिंस इज सेट टू बिकम न्यूजीलैंड्स न्यू या नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली में जेसिंडा अर्डन जो थी उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जेसिंडा अर्डन जो अभी तक थी वहां पर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। 7 फरवरी 2023 से अपना पद वो छोड़ देंगी। दोस्तों 2017 में जेसिंडा अर्डन जब बनी थी प्राइम मिनिस्टर, तब दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रमुख या कहें कि विमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी जेसिंडा अर्डन। और अब उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा करी हुई है। वो लेबर पार्टी से थी, लेकिन अब जो है उनकी जगह पर कौन आएंगे? हिपकिंस आएंगे। अब न्यूजीलैंड आया है तो न्यूजीलैंड को भी हम लोग देख लेते हैं कहां पर है। तो सबसे पहले देखेंगे आप, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आएंगे इधर साउथ में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की तरफ। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की तरफ आने के बाद आपको यहां और नीचे आने पर दिखेगा एक देश, न्यूजीलैंड। ये रहा द्वीप देश है, चारों तरफ पानी से, जल से घिरा हुआ न्यूजीलैंड। दो बड़े द्वीपों में बेसिकली ये बटा हुआ है। और यहाँ पर जो वेलिंगटन है ना, ये है इसकी कैपिटल। ये रहा वेलिंगटन, यही इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी होती है न्यूजीलैंड डॉलर। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर जेसिंदा अर्डन थी अभी तक, और वो इस्तीफे की घोषणा कर चुकी हैं। 7 फरवरी को अपना पद छोड़ देंगी। उसके बाद क्रिस हिपकिंस बनेंगे नए प्राइम मिनिस्टर। न्यूजीलैंड से वैसे अभी मैच भी चल रहा है इंडिया का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हरीश दामोदरन को किस बुक के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में। तो हरीश दामोदरन को इस बार अभी सम्मानित किया गया है। इनको इनके ब्रोक टू ब्रेक थ्रू पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है। किस पुस्तक के लिए? ब्रोक टू ब्रेक थ्रू पुस्तक के लिए हरीश दामोदरन यहाँ पर आप देख पाएंगे यही हैं। तो ये इंडियन एक्सप्रेस के रूरल अफेयर के एडिटर भी हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये बुक लिखी है। अब ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है? ये बुक इन्होंने लिखा है आरजी चंद्रमोगन के रूप में। आरजी चंद्रमोगन वही हैं जिन्होंने हाटसन एग्रो की स्थापना करी, जो कि एक डेयरी फर्म है, ठीक है। तो द राइज ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट डेयरी कंपनी ब्रोक टू ब्रेक थ्रू, इस पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। हाटसन एग्रो के बारे में अगर बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित एक डेयरी कंपनी है। अगला, अब करंट अफेयर का रिवीजन सेशन हम लोग पहुंचते हैं और 10 करंट अफेयर पिछले साल का रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु ने 5वें हाथी अभ्यारण्य की घोषणा करी। वैसे तमिलनाडु से मैं और भी चीजें आपको याद करवा चुका हूं कि तमिलनाडु हाथियों के लिए पहला ऑडिट ढांचा लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। इसके अलावा सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य भी इसने ही शुरू किया। इसके अलावा पहला डुगोंग पार्क भी इसने ही शुरू किया, ठीक है, तमिलनाडु ने ही। लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई मरीना तबस्सुम बन गई हैं। तमारा वालकाट, इन्होंने 737.5 किलोग्राम का वजन उठा करके गिनीज पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसरो ने स्पेस ऑन व्हील नाम की कार्यक्रम शुरू किया त्रिपुरा में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया है। और एसबीआई ने बांग्लादेश में जाकर के भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का प्रबंधन करने की घोषणा करी है। आईपीएल महिला आईपीएल का पहला संस्करण मार्च 2023 में शुरू होने जा रहा है। और आईएमडी, जापान और यूएनडीपी इन सब ने मिलकर के जलवायु कार्यवाही में तेजी लाने के लिए 10 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चुना हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और अनुराग ठाकुर जी ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों ने दिल्ली में युवा संसद इंडिया एट 2040 को संबोधित किया है। अगला है, किस आईआईटी संस्थान ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ओएस भार ओएस लॉन्च किया? देखो, अब भारत के पास अपना स्वदेशी आत्मनिर्भर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप देखते हो, ये ओएस का मतलब हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप देखते हो विंडोज ओएस होता है, एंड्रॉयड ओएस होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कलर ओएस होता है चाइनीज वाला, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आईओएस होता है एप्पल वाला, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये हुआ कि आपका जो सिस्टम है वो किस भाषा पर, किस लैंग्वेज पर ऑपरेट करता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऐसे ही अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है जो कि है भार ओएस। और ये बताया जा रहा है, ये क्लेम किया जाता है कि ये मोस्ट सिक्योर है अभी तक में, मतलब अच्छे खासे लेवल में सिक्योरिटी भी इसमें प्रोवाइड की गई है। तो ये हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पर गूगल के साथ भी समझौता करें और भारत के जो भी मोबाइल है उसमें ये वाला ओएस पड़े, भार ओएस, ठीक है। तो भार ओएस, भार से भारत और ओएस से मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स की क्षमता जो इसकी टारगेट कस्टमर है वो होगी, क्योंकि भारत में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास जो है इन्होंने ये लॉन्च किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अपना ओएस भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, रेलवे लोको पायलट बैच जो है ये कंप्लीट वीडियो कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, शताब्दी बैच। जिन जिन लोगों ने अभी नहीं ज्वाइन किया है इसको ज्वाइन कर लें, वैकेंसी आने वाली है और इसके लिए कैंपेन वगैरह भी किया जा ही रहा है। तो वैकेंसी बहुत ही जल्द हो सकती है, ठीक है। अगले 1 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी पूरा क्लियर, ठीक है, कि कितना आएगा, क्या कुछ आएगा। और इसको अगर अभी आप ज्वाइन करते हो तो आपके लिए एक ऑफर है कि ये बुक जो है ये आपके घर तक पहुंचाई जा रही है बिल्कुल फ्री में, इसी बैच के साथ में। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं एमजीटी ऐप पर जा करके, और मोबाइल नंबर भी है। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। कल मैं बाहर था तो इस वजह से रिप्लाई नहीं कर पाया, बहुत लोगों के मैसेज आए हुए हैं, आज उनका रिप्लाई जाएगा। तो जिनको जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हो, और ज़्यादा डिटेल अगर चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल। हाल ही में नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों लक्ष्मण रावत ने। लक्ष्मण रावत सी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, इन्होंने ये जीत लिया है। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है आपके सामने, रावत क्लिंचेज एनएससीआई स्नूकर ओपन क्राउन। तो लक्ष्मण रावत जो है इन्होंने ये जीत लिया है, 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार वाला ये था। इन्होंने आदित्य मेहता को 9-6 से हरा करके ये जीता हुआ है, ठीक है। अच्छा, पिछले 2 से 3 सालों में इनका पहला बड़ा खिताब था लक्ष्मण रावत का, इन्होंने इसे जीत लिया है। ये स्नूकर से संबंधित है। अच्छा, स्नूकर से संबंधित अपने भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है तो आप बताएंगे? पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं, ठीक है, आडवाणी, इनका नाम याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया और इसमें दोस्तों भारत है 4थे स्थान पर आज के टाइम पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। टॉप पर दोस्तों यूएस बना हुआ है, सेकंड पर है रसिया, सेकंड पर रसिया है, थर्ड पर है चाइना और फोर्थ पर इंडिया है, ठीक है। अभी देखो युद्ध हुआ था तो फिर बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि रसिया भी बहुत नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रसिया अभी भी इधर टॉप 2 में बना ही हुआ है, दूसरे स्थान पर है। इंडिया वहीं पर 4थे स्थान पर है 145 आउट ऑफ द कंट्रीज में, ठीक है, 145 देशों में। अब इसे पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें तो पॉइंट्स मिला है भारत को 0.1025, जिसका पॉइंट जितना कम होता है वो उतना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे 0.0712 स्कोर की हुई है, चाइना 0.0722 स्कोर किया हुआ है, क्लियर है। अब ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ये
भूमि, समुद्र और वायु, इन सब में रक्षा क्षमता कितनी है, आपकी डिफेंस कैपेसिटी कितनी है, इस आधार पर रैंकिंग दी जाती है। क्लियर? इसीलिए मैं अभी बोला आपसे कि रसिया को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे इस बार कि वो डाउन चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया? तो अभी हाल ही में मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, इसे सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। ये गोवा में स्थित है। न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विंस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। तो जो गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसने ये सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड जीत लिया है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था मोपा एयरपोर्ट के बारे में, ठीक है। मनोहर पारिकर जी के नाम पर गोवा एयरपोर्ट का नाम रखा गया था। तो मनोहर पारिकर क्योंकि पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके थे और गोवा के सीएम भी थे, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया था। तो इसने बेसिकली इस एयरपोर्ट ने अभी बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीत लिया है। अगला है, हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फूकन का निधन हो गया? नीलमणि फूकन, बहुत बार मैंने आपको याद करवाया था नाम, फूको और मौज करो करके। तो फूको और मौज करो में जो नीलमणि फूकन थे दोस्तों, वो क्या थे? वो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। असम के बहुत ही फेमस कवि थे ये, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था, ज्ञानपीठ भी मिल चुका था, पद्मश्री भी मिल चुका था। पद्मश्री से भी ये सम्मानित थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इमेज भी आपको पहचानी पहचानी लग रही होगी, क्योंकि अभी इन्होंने जल्द ही जीता हुआ था ज्ञानपीठ, और बहुत बार आपका रिवीजन भी करवाया गया था नीलमणि फुकन जी का नाम। इन्हें असम में काव्य ऋषि की भी उपाधि दी गई थी। असम के बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर ये कवि थे। 56वां ज्ञानपीठ इनको मिला था, और 1981 में असमिया में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी कविता संग्रह कविता के लिए मिला था। 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। 2002 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किए गए थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, और बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं वो सब इनकी मृत्यु पर, इनके निधन पर शोक व्यक्त किए हैं। फिलहाल ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको आई होगी वीडियो पसंद। अब हम लोग सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल, उनका करेंगे क्विकली रिवीजन। मानव विकास सूचकांक या कहें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसमें क्या हुआ कि भारत 2022 में 131 स्थान से फिसल करके किस स्थान पर आ गया? 132वें स्थान पर आ गया। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान से संबंधित है। सरहुल राष्ट्रीय त्योहार जो कि झारखंड का होता है, ये चैत्र माह में मनाया जाता है। और आवास बिल का मतलब होता है कि पार्टियों के पास धन की आवश्यकता है, ठीक है, इसीलिए हाउसिंग बिल लाया जाता है। अगला, 1757 में प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना द्वारा बंगाल के सिराजुद्दौला जो नवाब थे, उनको हराया गया था। भारत कितने वर्षों पर जनगणना करता है? 10 वर्षों पर। हालांकि इस बार 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी जनगणना रिलीज नहीं की गई है। 2011 में आखिरी वाली हुई थी। राजस्व घाटे का क्या मतलब है? राजस्व घाटे का मतलब ये होता है मोटा मोटा कि आपने जो बजट पेश किया था उससे ज्यादा खर्च कर दिया। बजट पेश किया जाता है ना कि हम लोग अगले साल कितना खर्च करेंगे, किस सेक्टर में खर्च करेंगे, और पता लगा आप उससे ज्यादा खर्च कर दिए, तो वो क्या हो जाता है कि आपके रेवेन्यू में घाटा हो जाता है, यानी कि आमदनी से ज्यादा खर्च आपने कर दिया। कहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू हुआ जिसमें 11 देशों के योग शिक्षक और चिकित्सक सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं? तो ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ था। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ये सीजीएल में पाए गए क्वेश्चन, पूछे गए क्वेश्चन थे। अब इससे आपको आइडिया लगता रहता है साथ ही साथ कि किस लेवल के क्वेश्चन और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं पूछते हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। हाँ, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है, और जो चीजें पढ़ाई जाती हैं आपको उनको रेगुलर रिवाइज करते रहना है, बस आपका सिलेक्शन पक्का है। लास्ट डे की क्वेश्चंस की बात करें अगर, तो ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के बारे में कल पूछा गया था कि टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय ब्रांड कौन सा है, या फिर टाटा ग्रुप किस स्थान पर है? तो 69वें स्थान पर है। एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक अतुल करवाल जी हैं। अब आज का क्वेश्चन आपके लिए, UNWTO यूनाइटेड नेशन वाला जो WTO है ना, ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसके अलावा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से किस वर्ष अलग हुआ था? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना।
और अगर आप इसकी क्विज नहीं सॉल्व किए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो और इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ डाउनलोड करने में देखो कुछ लोग को प्रॉब्लम आती है, वो लोग कमेंट करते हैं कि पीडीएफ नहीं डाउनलोड हो रही है। तो एक्चुअली में दिक्कत ये है कि वो गूगल ड्राइव से होती है। तो आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव इंस्टॉल करके रखना होगा और उसमें लॉगिन करके रखना होगा, तभी आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो और क्विज वगैरह तो आप बिल्कुल सॉल्व कर ही सकते हो। बस इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।